नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लोकसभा के बारे में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा की संरचनाओं के बारे में, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल के बारे में, उनके शपथ के बारे में, उनकी योग्यताओं के बारे में। राज्यसभा से संबंधित जितने भी अनुच्छेद और जितने भी चीजें थी, कल के क्लास में मात्र 34 मिनट में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, और पूरा पॉलिटी का वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्ले लिस्ट का लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, आज क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोकसभा के बारे में। दोस्तों, जैसे पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किया कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है या अस्थायी सदन कहा जाता है, जो कभी भंग नहीं होता है, जिसे निरंतर सदन भी कहा जाता है। वैसे दोस्तों, लोकसभा को निम्न सदन या निचला सदन कहा जाता है। तो लोग दोस्तों, लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 79 में संसद, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचनाओं का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, आज क्लास में हम लोग लोकसभा से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं पूरे संविधान में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा। लोकसभा, इसे अंग्रेजी में भी लोकसभा ही कहते हैं। इसे अंग्रेजी में भी लोकसभा ही कहते हैं। दोस्तों, लोकसभा को निम्न सदन तथा अस्थायी सदन कहा जाता है। निम्न सदन या अस्थायी सदन भी कहा जाता है। दोस्तों, अस्थायी सदन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 5 साल के बाद विघटित हो जाती है, या 5 साल से पहले भी इसका विघटन हो जाता है, लेकिन लोकसभा का विघटन कभी नहीं होता है और निरंतर चलने वाली सदन होती है। इसलिए लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है और राज्य राज्य सॉरी लोकसभा को अस्थायी सदन और राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। दोस्तों, अनुच्छेद 81 में लोकसभा के संरचना का उल्लेख किया गया कि किस प्रकार से लोकसभा बनेगी। तो दोस्तों, अनुच्छेद 81 कहता है कि लोकसभा में 530 सदस्य राज्यों से तथा 20 सदस्य संघ शासित प्रदेश से चुने जाएंगे। दोस्तों, अनुच्छेद 81 कहता है कि लोकसभा में 530 सदस्य राज्यों से चुने जाएंगे। जो राज्य है स्टेट, वहां से 530 सदस्य आएंगे, और बाकी जो संघ शासित प्रदेश है यानी कि यूनियन टेरिटरी है, वहां से 20 सदस्य चुने जाएंगे। तो ये मिलकर हो गए 550 सदस्य। और यह कहता है कि दोस्तों, अगर लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय को नियुक्त करते हैं। तो मिलकर हो जाता है 552। तो दोस्तों, अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। अनुच्छेद 331 कहता है कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे। तो मिलकर हो जाता है 552 सदस्य। लेकिन दोस्तों, इस अनुच्छेद 331 को 104 संविधान संशोधन द्वारा 104वें यानी कि 104 संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 331 को निष्क्रिय कर दिया गया। दोस्तों, ये जो अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में जो 2 आंग्ल भारतीय नियुक्त किए जाते थे, इसे 104 संविधान संशोधन द्वारा इसे निष्क्रिय कर दिया गया कि दोस्तों अब क्या किए, अब लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय नियुक्त नहीं किए जाएंगे। तो फिर से क्या होगी, लोकसभा की सदस्य संख्या
अब क्या 550 ही है। तो अब ये प्रश्न आए कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है। तो दोस्तों लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 है। अगर 134 संविधान संशोधन से पहले का प्रश्न आता तो 552 सही होता। लेकिन दोस्तों अब लोकसभा की अधिकतम, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या वर्तमान समय में 550 है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है। दोस्तों ये चीज नहीं कहा कि 543 है, अधिकतम 550 हो सकता है। यानी कि अगर संसद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा तो बढ़ाते बढ़ाते 550 किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर पूछ ले कि वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं तो 543 कितने चुने जाते हैं, 543 सदस्य होते हैं। और अधिकतम कितने हो सकते हैं, 550। अधिकतम 550 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 500। अगर पूछे कि वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है तो 543। इससे पहले 545 होते थे जब 2 आंग्ल भारतीय नियुक्त किए जाते थे। लेकिन वर्तमान समय में लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 543। और पूछ ले कि अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है तो 550। अब हम लोग देखते हैं कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल। दोस्तों लोकसभा के कार्यकाल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 83 में है। दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 80, 81, 82, 83 ऐसे नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा, राज्य, लोकसभा से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उसको डिस्कस करेंगे। और कल के वीडियो में राज्यसभा से संबंधित जितने भी अनुच्छेद थे उसको डिस्कस किए थे। इससे पढ़ने में आसानी होती है, इसमें हौज पौज नहीं होता है। तो लोकसभा के कार्यकाल का उल्लेख है अनुच्छेद 83 में किया गया है। तो दोस्तों इसका पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा, बिना उसके ये इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। लोकसभा के प्रथम अधिवेशन से इसका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। तो पूछ ली दोस्तों कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो ये भी पूछ सकता है कि लोकसभा का कार्यकाल कब से काउंट किया जाता है, लोकसभा कार्यकाल कब से माना जाता है। तो दोस्तों लोकसभा कार्यकाल प्रारंभ होता है प्रथम अधिवेशन से। जिस दिन लोकसभा का प्रथम अधिवेशन होगा उस दिन से लोकसभा का कार्यकाल गिना जाएगा। यानी कि दोस्तों लोकसभा के प्रथम अधिवेशन से लेकर 5 वर्ष तक लोकसभा का कार्यकाल रहता है। जरूरी नहीं है कि 5 वर्ष तक ही रहे, 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को राष्ट्रपति विघटित कर सकते हैं। तो प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक लोकसभा कार्यकाल रहता है। दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। दोस्तों अनुच्छेद 83 कहता है, यही अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 83 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। दोस्तों जब हम लोग आपातकाल पढ़ रहे थे, राष्ट्रीय आपातकाल, तो उसमें भी एक बात डिस्कस किए थे कैसे लोकसभा के कार्यकाल को वृद्धि किया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा में के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। कितने वर्ष की, 1 वर्ष की वृद्धि। कब, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगा होता है उस समय। यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगा हो तो उस समय लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो जब 5 वर्ष के बाद कार्यकाल समाप्ति के बाद लोकसभा विघटन होगा। दोस्तों प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक, जिस दिन 5 वर्ष समाप्त होगा उस दिन लोकसभा का विघटन हो जाएगा। अपने आप ही लोकसभा विघटित हो जाएगी या उससे पहले राष्ट्रपति लोकसभा विघटित कर दें। दोस्तों राष्ट्रपति निर्धारित अवधि से पूर्व भी लोकसभा भंग कर सकते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति जो है वह निर्धारित जो 5 वर्ष निर्धारित अवधि है उससे पहले भी लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। इसके पीछे कारण है, इसमें संसद की प्रक्रियाओं के बारे में। जब हम लोग संसद की प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे कैसे लोकसभा विघटित होती है, कैसे लोकसभा का सृजन होता है। दोस्तों 5वीं लोकसभा 1971 से
1977 तक चली थी। एकमात्र लोकसभा है जिसे का कार्यकाल 1 वर्ष की वृद्धि की गई थी। दोस्तों उस समय देश में इमरजेंसी लगा हुआ था, यानी कि यह बात है 1975 का यानी कि ये बात 1975 का है, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था। तो उस समय पांचवी लोकसभा को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। दोस्तों पांचवी लोकसभा कार्यकाल था 1971 से 1976 तक, लेकिन देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगने के कारण इसे का लोकसभा का जो कार्यकाल था 1 वर्ष बढ़ा दिया गया था, 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था। तो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया था। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। कब? 1971 से 1977 तक चला था। अगर यह पूछ ले कि कौन से लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, तो दोस्तों वह होगा पांचवी लोकसभा, जो 1971 से 1977 तक चली थी। अगर पूछ ले कौन सा संविधान संशोधन था, तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया गया था। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का संरचना देखा और अनुच्छेद 83 के तहत लोकसभा की अवधि यानी कि कार्यकाल के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अब इस लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? दोस्तों हम लोग आर्टिकल वाइज नहीं चलेंगे, हम लोग चलेंगे अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे जरूरत होगी उस हिसाब से लोग चलेंगे। दोस्तों सबसे पहले आता है कि इंसान में योग्यताएं क्या होनी चाहिए सदस्य बनने के लिए। तो हम लोग डिस्कस करते हैं योग्यताओं के बारे में। दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं चाहिए उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 यानी कि 84 में किया गया है। अनुच्छेद 84 कहता है कि भारत का नागरिक हो। जो पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। दोस्तों जरूरी नहीं है कि जन्म से भारत का नागरिक हो, बस वह भारत का नागरिक हो, चाहे जिस प्रकार से वह नागरिकता ग्रहण किया हो। फिर दूसरी बात है, अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ ली हो। दोस्तों जो शपथ का उल्लेख है वह भारतीय संविधान के अनुसूची 3 में किया गया है। तो पहला क्या, भारत का नागरिक हो, और दूसरा अनुसूची 3 के अनुसार शपथ लिया हो। फिर तीसरा तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। न्यूनतम आयु 25 वर्ष यानी कि वो 25 वर्ष की जो उम्र है उसको पूरा कर चुका होना चाहिए। दोस्तों जब लोग राज्यसभा पढ़ रहे थे तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की उम्र चाहिए होती है, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र चाहिए होती है। मतलब कम से कम वो क्या 25 वर्ष का उम्र पार कर चुका हो। फिर चौथा, अन्य योग्यताओं को निर्धारण संसद करती है। यानी कि दोस्तों इन 3 योग्यताओं के अतिरिक्त जो भी योग्यताएं और चाहिए होती हैं वह संसद निर्धारित करेगी और क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। यह है दोस्तों लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 84 में किया गया है। दोस्तों अब लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यताएं हो गई। अब इनका चुनाव कैसे होगा, यानी कि निर्वाचन कैसे होगी। पहली बात तो योग्यताएं आ गई, तो योग्यताओं के बाद अब निर्वाचन कैसे होगा, जो इंसान चुनाव कैसे लड़ेगा। तो दोस्तों देखते हैं इसका निर्वाचन। दोस्तों अनुच्छेद 81 में ही इसका निर्वाचन का भी उल्लेख किया गया है। जिसमें संरचना का उल्लेख था उसमें अनुच्छेद 81 में इसके निर्वाचन का भी उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों, इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि इनका चुनाव सीधे जनता करती है। जो लोकसभा का वोटिंग होता है यानी कि मतदान होता है वह सीधे जनता मतदान करते हैं। जबकि राज्यसभा में जो सदस्य नियुक्त होते हैं यानी जो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं उनका चुनाव विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। लेकिन लोकसभा के सदस्यों का चुनाव आम जनता द्वारा सीधे किया जाता है।
तो इस बात को भी ध्यान रखें कि लोकसभाओं का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इनका चुनाव अग्रता ही विजेता यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट विधि से होता है। दोस्तों अग्रता ही विजेता का मतलब होता है कि जो व्यक्ति सबसे अधिक वोट पाएगा वही व्यक्ति चुनाव जीतता है। जैसे कि राज्यसभा में एक निश्चित कोटा में वोट पाना होता है, उसमें अनुपात निकाला जाता है, उसमें हस्तांतरित विधि द्वारा चुनाव होता है। लेकिन दोस्तों यह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है, यानी कि अगर 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो 10 लोगों में जो सबसे अधिक वोट पाएगा वही जीतेगा। इसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि सबसे अधिक वोट पाने वाला व्यक्ति जीतेगा। दोस्तों जो प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951-52 में, वह 489 सीट के लिए चुनाव हुए थे। दोस्तों अब जो चुनाव होते हैं 543 सीट के लिए होते हैं, लेकिन जब पहली बार चुनाव हुआ था तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पहली बार चुनाव में 589 सीटों पर वोट हुए थे, यानी कि 589 सीटों पर वोटिंग हुई थी। दोस्तों अनुच्छेद 81 यह बात भी कहता है कि अनुच्छेद 81 के तहत किसी भी राज्य में लोकसभा के स्थानों का आवंटन अनुच्छेद 1971 था निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण 2001 की जनसंख्या के आधार पर वर्ष 1926 तक होगा। इस बात को समझते हैं। दोस्तों किसी भी राज्य में कितनी सीटें हैं इसका निर्धारण वर्ष 1971 के जनसंख्या के अनुसार किया जाता है। यह बात की गई थी वर्ष 2003 में। उसको हम लोगों ने जब राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ा था उसमें डिस्कस किए थे। तो दोस्तों जो स्थानों का आवंटन है, यानी कि किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, तो 80 सीटें कब तक रहेंगी 2026 तक। किस वर्ष की जनसंख्या के आधार पर 1971 के जनसंख्या के आधार पर। ये होती हैं स्थानों का आवंटन। लेकिन दोस्तों निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण कैसे होता है? दोस्तों एक आगे निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार किया जाएगा। अगर प्रश्न यह पूछ ले कि स्थानों का आवंटन किस वर्ष की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा तो होगा 1971। अगर यह पूछ ले कि निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किस वर्ष की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा तो वह होगा वर्ष 2001। अब निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि जो मेरा वोट है यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो हम कब तक संत कबीर नगर में वोट दे सकते हैं कि किस हिसाब से? वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार हम यहाँ लोकसभा में वोटिंग करते हैं। यह होता है निर्वाचन क्षेत्रों का आधार कि आप किस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं। इसका निर्धारण 2001 की जनसंख्या के अनुसार किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों शपथ और प्रतिज्ञा। पहली बात तो योग्यताएं क्या होनी चाहिए। योग्यता जब हो गया तो उसका चुनाव कैसे होगा सदस्य का? जब चुनाव होगा चुन जाएगा तो क्या लेगा? पहली बात काम करेगा शपथ लेगा। तो पहला काम क्या है? शपथ लेगा। शपथ और प्रतिज्ञान कैसे लेते हैं दोस्तों? शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लेख अनुच्छेद 99 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 में लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के भी सदस्यों का किया गया है। तो दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का जो शपथ का उल्लेख है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 में किया गया है। तो लोकसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति इन्हें शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति इन्हें शपथ दिलाते। दोस्तों जो लोकसभा के सदस्यों को जो शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति दिलाएंगे, लेकिन दोस्तों 543 सदस्य चुने जाते हैं, यानी कि 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो राष्ट्रपति को इतने लोगों को शपथ दिलवा पाना संभव नहीं होता है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उन्हीं सदस्यों में से जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है, वरिष्ठतम का मतलब होता है उम्र से बड़ा नहीं, वरिष्ठतम का मतलब जो सबसे अधिक बार लोकसभा का चुनाव जीता होता है उसे कहते हैं वरिष्ठतम सदस्य। तो राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाते हैं और उन्हें प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं
और वह प्रोटेम स्पीकर सभी को शपथ दिलाते हैं, जो अन्य जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलवाते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 99 के अनुसार राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाते हैं। तो राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं और प्रोटेम स्पीकर सभी लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलवाते हैं। प्रोटेम स्पीकर कौन बनता है? जो उस समय लोकसभा में सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है। दोस्तों जो लोकसभा के जो सदस्य शपथ लेते हैं यह भारतीय संविधान के अनुसूची 3 के आधार पर ही शपथ लेते हैं। जो अनुसूची 3 में वर्णित है शपथ का प्रारूप, उसी के आधार पर ये लोग शपथ लेते हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को शपथ दिलाकर प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। यही प्रोटेम स्पीकर ही अन्य लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में। दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों के बारे में वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 यानी कि 93 में किया गया है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वर्णन अनुच्छेद 93 में किया गया है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सदस्य अपने में से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनते हैं। अनुच्छेद 93 के अनुसार ही लोकसभा के सदस्य अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुनते हैं। दोस्तों जो लोकसभा के सदस्य होंगे उनको अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपने में से ही जो 543 लोकसभा के सदस्य चुने जाएंगे उसी में से चुनते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा देते हैं। दोस्तों जो 543 सदस्य होते हैं उन्हीं में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाता है। और जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष अपना जब इस्तीफा देगा तो उपाध्यक्ष को देगा। अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए देता है और जब उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा देगा तो वह अध्यक्ष को संबोधित करते हुए देता है। यानी कि ये दोनों लोग आपस में ही संबोधित करके अपना इस्तीफा देते हैं। तो जीबी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। यानी कि जीबी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। उन्हें लोकसभा का जनक कहा जाता है। दोस्तों अगर यह प्रश्न आ जाए कि लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है तो वह व्यक्ति होंगे जीबी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। जीबी मावलंकर तथा जीएमसी बालयोगी दोस्तों दो ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं जिनका अपने पद पर रहते ही निधन हो गया था। दोस्तों यह प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से अध्यक्ष का अपने पद पर रहते ही निधन हुआ था। तो दोस्तों दो व्यक्ति थे, एक थे जीबी मावलंकर, एक थे जीएमसी बाल योगी। जीबी मावलंकर और जीएमसी बाल योगी दो ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं जिनका अपने पद पर रहते ही निधन हुआ था। लोकसभा के ऐसे दो अध्यक्ष हैं जिनका अपने पद पर रहते हुए निधन हुआ है। दोस्तों अब तक दो महिलाओं ने लोकसभा का अध्यक्ष बनी है। अब तक दो महिलाएं लोकसभा के अध्यक्ष बनी है। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। ये मीरा कुमार महिला है। ये पहली लोकसभा की अध्यक्ष जो थी महिला अध्यक्ष वह थी मीरा कुमार और दूसरी थी सुमित्रा महाजन जी। पहली लोकसभा की अध्यक्ष थी मीरा कुमार और महिला और दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन जी। दूसरी महिला अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन जी जो लोकसभा के अध्यक्ष रही। दो महिलाएं अब तक लोकसभा के अध्यक्ष रही हैं। पहली बार सुमित्रा महाजन जी और दूसरी बार
सॉरी पहली बार मीरा कुमार जी, दूसरी बार सुमित्रा महाजन जी। अब देखते हैं दोस्तों लोकसभा के संदर्भ में विशेष प्रावधान। दोस्तों विशेष प्रावधान बहुत चीजें हैं लोकसभा के संदर्भ में, लेकिन हम लोग वह जब आर्टिकल आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे धन विधेयक के बारे में डिस्कस करना है, वित्त विधेयक बारे में, संयुक्त बैठक के बारे में डिस्कस करना है, तो यहाँ डिस्कस करना ठीक नहीं, बस थोड़ा सा यहाँ बता देंगे। बाकी संयुक्त बैठक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, हम लोग संसदीय प्रक्रिया में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लोकसभा के संदर्भ विशेष प्रावधान। दोस्तों सरकार उसी दल की बनती है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। दोस्तों जो लोकसभा है, जो जिसमें लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगी जिस दल की, उसी दल की सरकार बनती है। इसी कारण से विश्वास एवं अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। दोस्तों जो विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव है वह लोकसभा में ही लाया जाता है, क्योंकि लोकसभा में जिसे बहुमत प्राप्त होता है उसी की सरकार बनती है। राज्यसभा में किसी भी पार्टी का बहुमत हो उसकी सरकार नहीं बनती है, इसलिए राज्यसभा में विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाए जाते हैं। क्या होता है विश्वास प्रस्ताव और क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अनुच्छेद 118 के तहत संसद की संयुक्त बैठक लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। दोस्तों संसद की संयुक्त बैठक क्या होती है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस अभी समझ लीजिए ऐसे टाइम पर जिसमें लोकसभा और राज्यसभा से बिल पारित ना हो और बिल जरूरी हो पारित कराओ तो उसमें संसद की बैठक होती है, सॉरी संयुक्त बैठक होती है। अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक लोकसभा में लाया जाता है। धन विधेयक क्या होता है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो धन विधेयक होता है अनुच्छेद 109 के तहत इसे भी लोकसभा में लाया जाता है। अनुच्छेद 94, दोस्तों अनुच्छेद 94 के तहत हटाया जाना, यानी कैसे हम अध्यक्ष को हटाते हैं। दोस्तों लोकसभा अपने तत्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से इन्हें हटा सकती है। दोस्तों जो ये अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इन्हें कैसे हटाया जाएगा। अनुच्छेद 94 कहता है कि लोकसभा अपने तत्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से, यानी कि मान लीजिए लोकसभा में उस समय 500 सदस्य हैं, 500 सदस्य हैं और 500 सदस्यों का बहुमत क्या होगा 251, यानी कि आधे से एक अधिक। तो अगर आधे से एक अधिक लोग सहमत हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अनुच्छेद 94 यह भी कहता है कि लोकसभा को अध्यक्ष को हटाने के लिए जो प्रक्रिया शुरू होगी उससे 14 दिन पहले लोकसभा के अध्यक्ष को सूचित करना होगा। तो यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों लोकसभा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।